नमस्कार, मैं मकरध्वज कुमार द स्मार्ट क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज न्यूज़पेपर एनालिसिस के अंतर्गत कोई एक न्यूज़पेपर को पूरा देखेंगे। बाकी जो भी न्यूज़पेपर हिंदी न्यूज़पेपर है उसकी जो इम्पोर्टेंट खबरें है, जो एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है, मायने रखता है, उसको देखेंगे। तो आज जो पेपर लिए हैं वो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान का फर्स्ट पेज है। जैसे पहला है कोरोना से लड़ाई, हवाई सेवा, स्कूल कॉलेज 31 मई तक बंद रहेंगे। लॉकडाउन 14 दिन के लिए फिर बढ़ा दिया गया है। जैसा कि नीचे है, क्या क्या खुला रहेगा नहीं रहेगा तो देख लीजिएगा। बस यात्री गाड़ियों से अंतर्राज्यीय यात्राएं, हालांकि राज्यों की मंजूरी भी जरूरी है। राज्य सरकार का अंदर बस सेवाएं शुरू कर सकता है, अर्थात जो खुला रहेगा वो राज्य सरकार अगर चाहेगा तो जो अंतर्राज्यीय बस सेवा है उसकी मंजूरी दे सकता है। एक केंद्र जो है राज्यों पर छोड़ा है। उसके साथ बिना दर्शक जो है स्टेडियम खुला रहेंगे और बस डिपो पर कैंटीन व रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन जो भी होगा वो सामान्य लोगों के लिए जो है, सामान्य लोगों के लिए नहीं होगा। जो भी श्रमिक का स्पेशल चल रहा है वो सिर्फ रहेगा। उसके साथ निषिद्ध क्षेत्रों में दुकान और मॉल के अलावा सोमवार से सभी दुकानें को अलग अलग समय पर खोलने की अनुमति होगा। रेस्टोरेंट की किचन खोलने की छूट है, इससे लोग खाना अपने घर पर मंगवा सकेंगे। बंद क्या रहेगा तो सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं पर प्रतिबंध। मेट्रो सामान्य रेल सेवाओं पर रोक रहेगी। सिनेमा हॉल, होटल, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, मॉल, जिम, मनोरंजन इत्यादि। और ये एग्जाम के व्यू से नहीं इम्पोर्टेंट है, बस देख लीजिएगा। अगला जो घर वापस लौटे मजदूरों को मनरेगा से मदद। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो रविवार का आखिरी दौर के राहत पैकेज का ऐलान किए। इसके मुताबिक मनरेगा के जरिए 40,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। इससे पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने में आसानी होगी। वित्त मंत्री ने छात्रों की ऑनलाइन और टीवी चैनलों के जरिए पढ़ाई का भी रोडमैप पेश किया है। स्वास्थ्य, कारोबार, कंपनी कानून में ढील, सार्वजनिक उपक्रमों के मामले और राज्य की कर्ज सीमा बढ़ाने जैसी कई अहम घोषणाएं की है। दूसरा, फास्टैग खत्म होगा, उसके बाद दोगुना टोल लगेगा और इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो है देखने लायक और इम्पोर्टेंट तो इसमें लग नहीं रहा है। उसके बाद जो आज का लेख है, विश्व को सेहतमंद बनाने की कूटनीति, थोड़ा इसे भी देख लेते हैं। का लेख है इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की 73वीं विश्व स्वास्थ्य महासभा आज से शुरू हो रही है। कोविड-19 महामारी के कारण इसे वर्चुअल यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा आयोजित की जा रही है। महासभा में संगठन के सभी 194 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। WHO में जो मेंबर है 194 है और मुमकिन है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश कोरोना वायरस से निपटने के तौर तरीकों को लेकर WHO और उसके प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस की तीखी आलोचना करें। हालांकि चीन भी उतनी ही तत्परता से उनका बचाव करेगा। इस 2 दिवसीय महासभा में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का भी चुनाव किया जाएगा, जिसमें 34 सदस्य होते हैं। उल्लेखनीय है कि विश्व स्वास्थ्य महासभा जहां संगठन की बुनियादी नीतियों व बजट तय करती है, तो वहीं कार्यकारी बोर्ड के महानिदेशक के नेतृत्व में काम करने वाले अस्थायी सचिवालय के माध्यम से उन्हें लागू करता है। इस बार बोर्ड में भारत को भी शामिल किया जा रहा है और करीब तय है कि 22 मई को 1 साल के कार्यकाल के लिए उसे कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाए। जाहिर है भारत पर एक बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, वह भी उस समय जब हालत विषम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के इतिहासकार में विवादास्पद भी प्रतिकूल राजनीतिक व कूटनीतिक परिस्थिति का सामना भारत को करना होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि अमेरिका और चीन एक दूसरे पर जमकर निशाना साधेंगे। ऐसा ही फिलहाल 2 मुद्दों को लेकर होगा। पहला मुद्दा विश्व स्वास्थ्य संगठन में ताइवान की भागीदारी से जुड़ा है, जबकि दूसरा संगठन द्वारा कोविड-19 से निपटने के तौर तरीके पर अमेरिकी ऐतराज और चीन का समर्थन। चीन और औपचारिक रूप से ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। इसका मतलब यह है कि वह ताइवान को एक आज़ाद मुल्क के रूप में स्वीकार नहीं करता है, जबकि ताइवान मूल रूप से अपनी अलग पहचान बनाए रखना चाहता है। हालांकि उसके कुछ नेता आज़ादी पर जोर देते हैं।
लेकिन अन्य इस मुद्दे पर स्पष्ट राय नहीं रखता है। वे वन चाइना यानी एक चीन नीति अपनाना चाहते हैं, हालांकि उस तरह से नहीं जिस तरह चीन इस नीति को परिभाषित करता है। ऐसे नेताओं और चीन की आपसी समझ के कारण ही बीजिंग और ताइवान में व्यापारिक रिश्ते आगे बढ़े हैं। इसी बुनियादी पर उन तमाम देशों से भी ताइवान के कारोबारी रिश्ते बने हैं जो उसे संप्रभुत्व राष्ट्र का दर्जा नहीं देते हैं। ऐसे देशों में भारत भी शामिल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ ताइवान के रिश्ते पर चीन के रुख को समझने के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि 2008 से 16 के बीच ताइवान पर जिस दल का शासन था, संप्रभुता पर सार्वजनिक रूप से उसने जोर नहीं दिया। नतीजन संगठन में ताइवान के पर्यवेक्षक देश बनने पर चीन ने आपत्ति नहीं जताई, मगर 2016 में जब पिछले सत्ताधारी दल से अलग सोच रखने वाली पार्टी सत्ता में आई तो चीन और ताइवान के रिश्ते बिगड़ गए, जिसके कारण बीजिंग ने WHO में ताइवान की भागीदारी का विरोध किया। अधिकांश देश तब तक इस मसले पर ध्यान नहीं दिया जब तक कोरोना के कारण हालात बिगड़े नहीं। दरअसल चीन ने जैसे ही विश्व स्वास्थ्य संगठन को एक नए वायरस के बारे में बताया, ताइवान ने झट से अपनी तैयारी शुरू कर दी। उसके पास एक बेहतरीन स्वास्थ्य ढांचा है जो इस तरह की आपात स्थितियों को संभालने में माहिर है। लिहाजा वहाँ कोरोना का संक्रमण काफ़ी कम हुआ। 2 करोड़ से ज़्यादा की ताइवानी आबादी में सिर्फ 440 लोग संक्रमित हुए और 7 को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके अलावा उसके वैज्ञानिकों ने कोरोना से बचाव के टीके पर भी गंभीरता से काम करना शुरू कर दिया है। अपने अनुभव और जानकारी को साझा करने के लिए ही ताइवान विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक में शामिल होना चाहता था, लेकिन संगठन ने उसे इसकी अनुमति नहीं दी। अमेरिका व कुछ यूरोपीय देश ताइवान को पर्यवेक्षक देश का दर्जा देने की पुरजोर वकालत कर रहे हैं, लेकिन चीन इसका विरोध कर रहा है। सरकार एक चीन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती है। चूँकि हम महामारी से मानवता खतरे में है, इसीलिए राजनीति को इससे अलग रखने की वकालत भारत को करनी होगी और उसे ऐसा कोई रास्ता ढूंढना होगा कि ताइवान WHO की बैठक में शामिल हो सके। यह काम रचनात्मक कूटनीति से ही संभव है और भारत को इसमें अगुवा की भूमिका निभानी होगी। वह चीन व ताइवान दोनों के समर्थक देशों की लचीला रुख अपनाने की गुजारिश कर सकते हैं। सवाल यह भी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड-19 से निपटने में बरती गई लापरवाही और चीन के दावे की गंभीरता से जांच न करने संबंधी विवाद पर भारत को क्या रुख अपनाना चाहिए। संगठन और उसके प्रमुख टेड्रोस को निश्चय ही कोविड-19 के खिलाफ चीन के प्रयासों को तारीफ नहीं करनी चाहिए थी। एक पेशेवर संगठन से इस तरह की अपेक्षा नहीं की जाती है। एक मत तो यह है कि चीन ने सही समय पर दुनिया को इसके बारे में नहीं बताया। संभव है कि वह संजीदगी दिखाता तो कोरोना की तबाही शायद रोकी जा सकती थी। इसी कारण अमेरिका और चीन के रिश्ते काफ़ी तनावपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीजिंग पर गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने और वायरस के बारे में सच छिपाने का आरोप लगाया। ट्रंप ने WHO को भी चीन को कठपुतलिया बनाने पर घेरा और अमेरिका द्वारा उसे दी जाने वाली सभी वित्तीय मदद रोक दी है। यह कोई अच्छा फैसला नहीं है। लिहाजा भारत की चुनौती यह भी है कि कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनने के बाद वह इस समस्या से कैसे निपटेगा। अच्छा होगा कि भारत स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा इस पूरे मामले की जांच करने संबंधी प्रस्ताव पर आम सहमति बनाए। इन विशेषज्ञों को यह पता करना चाहिए कि संगठन ने अपनी योग्यता के मुताबिक काम किया या वह वाकई किसी से प्रभावित हो गया। यह देखते हुए कि अमेरिका और चीन ने इसे अपने राष्ट्रीय सम्मान का विषय बना लिया है, स्वतंत्र जांच के लिए इन दोनों देशों की राजी करना आसान काम नहीं है, मगर भारतीय कूटनीति की असली परीक्षा तो इसी में होगी। यह लेखक का अपना विचार है। ये जो है WHO में जो भारत को अध्यक्ष बनाया जाएगा महासभा के, उसके बारे में लेख लिखा है। और आगे देख लेते हैं। एक लोकल न्यूज है, ये जरूरी नहीं है एग्जाम के दृष्टि से। और क्या है, हाँ, दिवालिया कानून से 1 साल तक छूट। देख लीजिए, इसमें केंद्र ने कोरोना से जूझ रहे कारोबारियों को दिवालिया कानून से 1 साल तक राहत देने का फैसला किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है ऐलान किए हैं कि कर्ज की किस्त चुकाने में असमर्थ पा रही कंपनियों पर दिवाला संहिता के तहत 1 साल तक कार्रवाई नहीं होगी। अगला जो है, सरकारी कंपनियों को निजीकरण पर जोर।
कोरोना महामारी से निपटने के लिए राहत पैकेज की 5वीं किस्त का ऐलान करते हुए निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के निजीकरण की महत्वाकांक्षी योजना का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सभी सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए खुलेंगे और कुछ निर्धारित क्षेत्रों में सार्वजनिक कंपनियों की भूमिका होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि उनके लिए केंद्र सरकार जल्द ही एक ऐसी नीति लेकर आएगी जिसके साथ यह अधिसूचित किया जाएगा कि कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी सामरिक क्षेत्र में ही रहने की जरूरत है। नई नीति के तहत सार्वजनिक हित में सरकारी कंपनियां की उपस्थिति ही आवश्यक वाले रणनीतिक क्षेत्र की सूची को अधिसूचित किया जाएगा। निजी कंपनियों को मिलेगी भागीदारी, देख लीजिएगा। केंद्र निजी कंपनियों को अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम और परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी की अनुमति देगा। विनिवेश योजनाओं के बीच केंद्र पहले ही एयर इंडिया को बेचने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा तेल, PSU, BPCL की रणनीति बिक्री भी शुरू हो गई है। इस दिशा में अगला नंबर भारत पर्यटन विकास निगम सहित अन्य कंपनियों की हो सकती है। उसके बाद जो अगला है कि इसको मिला 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज। तो आपको पता है जो प्रधानमंत्री 20 लाख करोड़ रुपए की जो पैकेज की घोषणा किए थे उसको जो है किस्तों में जो है निर्मला सीतारमण जो है अलग अलग क्षेत्रों को बांट रहे हैं। तो देखते हैं चौथे और 5वीं किस्त क्या है। तो 5.94 लाख करोड़ की पहली मदद MSME को मिले है, जिसमें से 5 चरणों के राहत पैकेज की पहली किस्त के तहत कुल करीब 5.94 लाख करोड़ रुपए की मदद सूक्ष्म लघु व मझौले यानी MSME क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों के लिए की गई है। MSME क्षेत्र की करीब 7 करोड़ कंपनियां हैं। 3 लाख करोड़ रुपए की तत्काल मदद MSME की कार्यशैली पूंजी के लिए है। 20,000 करोड़ रुपए मुश्किल का सामना कर रहे MSME के लिए 50,000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड MSME के लिए है। 2800 करोड़ MSME के कर्मियों के EPF के लिए है। दूसरी किस्त की बात करें, दूसरी में है 3.10 लाख करोड़ रुपए की दूसरी किस्त का ऐलान किया गया है। सरकार ने इसमें प्रवासी मजदूरों और किसानों को राहत देने पर जोर दिया है, जिसमें 3500 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूर को 2 माह मुफ्त भोजन के लिए है। साथ में 1500 करोड़ रुपए मुद्रा शिशु लोन पर ब्याज छूट के लिए है। तीसरा किस्त की बात करें तो तीसरा में 1.5 लाख करोड़ की तीसरी किस्त का ऐलान किया गया। इसमें कृषि, मत्स्य, खाद्य उत्पादन क्षेत्र से जुड़ी छोटी कंपनियों को जो है तरजीह दी गई है। तो इस तरह जो है अलग अलग जो है किस्तों में वित्त मंत्री जो है उसकी घोषणा किए हैं। उसके बाद जो अगला है, रूस अब सिर्फ अमेरिका से पीछे रह गया, यानी कोरोना के संक्रमण के मामले में जो है अमेरिका के बाद जो है दूसरा जो है रूस का नंबर हो गया संक्रमित के मामले में। इसके बाद अगला हो जाएगा ट्रंप जो है घोषणा किए वैक्सीन तैयार हो या ना हो फिर से अमेरिका को खोला जाएगा। साथ ही साथ जो है जनरल अटलांटिक जियो 6598 करोड़ निवेश करेगी, इसको देखेंगे अलग टॉपिक में। हिंदुजा परिवार और रिवेन बंधु ब्रिटेन के दूसरे सबसे अमीर, इसकी बात करेंगे। बाकी जो है इजराइल में चीनी राजदूत घर में मृत पाए गए। उसके बाद तूफान अम्फान, इसको भी देख लेंगे। तो इस तरह हिंदुस्तान की मोटा मोटी है, बाकी जो टॉपिक बोले देख लेंगे, उसको जो है अलग जो कटिंग करके रखे हैं उससे पढ़ेंगे। WHO बोर्ड का चेयरमैन बनेगा भारत। तो इसमें जो है इसके जो हम बात कर लिए हैं कि भारत अगले हफ्ते विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन बनने जा रहा है। और ऐसे में जो पूरी दुनिया की नज़र भारत पर टिकी हुई है, क्योंकि वो कोरोना के मुद्दे पर चीन के खिलाफ उठ रही आवाज़ों को से कैसे निपटता है। साथ में अगला जो है इसमें है हिंदुजा व रियूबेन बंधु ब्रिटेन में दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति। देखिएगा, हिंदुजा परिवार और रियूबेन बंधु भारतीय मूल के ये दोनों उद्यमी परिवार जो है ब्रिटेन के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। दोनों परिवार की संपत्ति 16 अरब पाउंड है। वही ब्रिटानी नवोवेशक जेम्स डायसन 16.2 अरब पाउंड की संपत्ति के साथ ब्रिटेन के सबसे अमीर आदमी यानी पहले स्थान पर है, जबकि दूसरे स्थान पर बात करें तो हिंदुजा परिवार और रियूबेन बंधु हो जाएंगे। द संडे टाइम्स रिच लिस्ट 2020 के मुताबिक जो है हिंदुजा समूह की कंपनी चलाने वाले श्री चंद हिंदुजा और गोपी चंद हिंदुजा की संपत्ति एक साल में 6 अरब पाउंड
कम हुई है। पिछले साल वह सूची में पहले स्थान पर थे। मुंबई में जन्मे डेविड और सिमोन रिबियोन की संपत्ति पिछले एक साल में 2.66 अरब पाउंड घटी है, लेकिन वह 2019 की भांति दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। पर इस संपत्ति में गिरावट की मुख्य वजह कोरोना वायरस संकट को माना जा रहा था। तो याद रख लीजिएगा, द संडे टाइम्स रिच लिस्ट 2020 जारी हुआ, जिसमें आपको बताया गया इंग्लैंड में जो है सबसे अमीर आदमी जो है ये डायसन है, जबकि दूसरे स्थान पर हिंदुजा परिवार और यूबेन बंधु हैं। उसके बाद ये जनसत्ता का रिपोर्ट है। ऑस्ट्रेलिया रग्बी टीम के पूर्व कप्तान आर्थर ऑस्ट्रेलिया रग्बी लीग के पूर्व कप्तान आर्थर समन्स का निधन हो गया। आर्थर 84 साल के थे और उन्हें राष्ट्रीय रग्बी लीग ट्रॉफी पर जगह मिली। ऑस्ट्रेलिया रग्बी लीग के आयुक्त पीटर बेलेंडिस ने रविवार को बताया कि आर्थर का शनिवार को अपने निवास पर निधन हो गया। उनकी 2018 में कैंसर की सर्जरी हुई थी। आर्थर की 1963 में न्यू साउथ वेल्स रग्बी लीग फाइनल के बाद सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में नॉर्म प्रोवेन के साथ तस्वीर खींची गई थी, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे चर्चित तस्वीरों में एक था। दूसरा हो जाएगा इजराइल में मृत मिले चीन के राजदूत। तो याद रख लीजिएगा, इजराइल स्थित चीन के राजदूत दू बेई तेल हबीब के अपने आवास पर रविवार को संदिग्ध परिस्थिति में मृत पाए गए हैं। इजरायली पुलिस ने मौत के कारण का खुलासा नहीं किया है। तो ये याद रख लीजिएगा सिंपल सी, जो चीन के राजदूत दू बेई तेल हबीब में अपने आवास पर जो है मृत पाए गए हैं। नेतन्याहू लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बने। इजराइल में एक साल में हुए 3 चुनाव के बाद बेंजामिन नेतन्याहू जो है रविवार को गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही देश में जारी सियासी संकट खत्म हो गया और इजराइल के जो है चौथी बार प्रधानमंत्री बन गए बेंजामिन नेतन्याहू। उसके बाद मनरेगा को अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपये निजी कंपनियों के लिए हर क्षेत्र में मौके, जैसा कि इसके पहले बात कर चुके हैं। उसके बाद अगला है कंज्यूमर कंपनियों ने उठाया स्वदेशी का झंडा। तो आईटीसी, पार्ले, अमूल और डाबर जैसे कंपनियां जो मार्केटिंग कैंपेन में लोकल थीम पर जोर दे रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, ये प्रधानमंत्री घोषित किए थे कि जो है वोकल से लोकल यानी जो स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, उसमें जो है आईटीसी, पार्ले, अमूल जैसे कंपनियां जो है ये जोर दे रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो डाबर का जो सीईओ है मोहित मल्होत्रा, यह जो है ट्वीट किए, हमने स्वदेश के संदेश के साथ डिजिटल मीडिया और टीवी खास तौर से न्यूज़ चैनल्स पर विज्ञापन करना शुरू किया है। उसके बाद जियो प्लेटफॉर्म में 1.34 हिस्सा लेगी जनरल अटलांटिक। तो कंपनी जनरल अटलांटिक ने जियो प्लेटफॉर्म में 1.34% हिस्सेदारी के लिए 6598.38 करोड़ रुपये निवेश करने का निर्णय किया है। यह रिलायंस इंडस्ट्री के इस बिजनेस में एक के बाद एक लगातार चौथा निवेश होगा। इससे पहले फेसबुक के अलावा प्राइवेट इक्विटी फंड्स सिल्वर लेक और विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने जियो प्लेटफॉर्म में निवेश का ऐलान किया था। विश्लेषकों का अनुमान है कि ऐसी कई और डील आने वाले दिनों में हो सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री ने रविवार को एक बयान में कहा है, इस इन्वेस्टमेंट में जियो प्लेटफॉर्म की इक्विटी वैल्यू 4.91 लाख करोड़ रुपये लगाई गई है। इसमें उसकी इंटरप्राइज वैल्यू 5.16 लाख करोड़ रुपये की है। जनरल अटलांटिक इस निवेश के बदले जियो प्लेटफॉर्म की 1.34% इक्विटी स्टेक लेगी। तो इस तरह दिया हुआ है। अगला है, आज भयंकर तूफान बदल सकता है अम्फान। तो जैसा आपको पता है, देश भर में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात तूफान, जिसका नाम अम्फान है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा। चक्रवात का नाम याद रखिएगा, अम्फान। ये जो है खतरनाक रूप ले सकता है। इस तूफान के उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट पर टकराने की आशंका जताई जा रही है। चक्रवात तूफान के खतरे को देखते हुए उड़ीसा सरकार जो है 12 तटीय जिलों में अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जो धीरे धीरे चक्रवात में बदलने लगा है। यह चक्रवात रविवार को बंगाल की खाड़ी में उत्तर पश्चिम बंगाल और उत्तरी उड़ीसा के तट को तरफ बढ़ रहा है, जो 18 मई यानी सोमवार को गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है।
मौसम विभाग की ओर से मछुआरों को 18 से 20 तारीख को बीच उड़ीसा और बंगाल के तटों में समंदर न जाने की सलाह दिया गया है। यानी ये जो है, जो बंगाल की खाड़ी में जो है अम्फान तूफान चक्रवात जो उठा है, ये हो सकता है कि ये जो है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों से टकराए। जैसा कि ये जो है कोयम्बटूर में भारी आंधी के साथ जो उखाड़ कर जमीन पर फेंका है, ये देख सकते हैं। अगला है, दुनिया की उम्मीद 8 वैक्सीनों पर टिकी है। तो कोरोना वायरस से बचाव को लेकर सभी देशों में वैक्सीन बनाने की कोशिश जारी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि कुल 8 वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल किया जा रहा है, वही 110 वैक्सीन पर काम जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों कहा था कि इस साल के आखिर तक कोरोना का वैक्सीन तैयार कर लेंगे। चीन के स्वास्थ्य अधिकारी झांग वेनहांग ने शनिवार को कहा है कि अगले साल मार्च तक वैक्सीन आ सकती है। WHO के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना के 8 वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा, जबकि 110 वैक्सीन डेवलपमेंट की अलग अलग स्टेज पर है। चीनी स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि वैक्सीन को विकसित करने को लेकर काफ़ी अनिश्चितता है। मार्स और सार्स समेत कोरोना वायरस के खात्मे के लिए अब तक के किसी बेहतर वैक्सीन का विकास नहीं किया जा सका। हालांकि यदि एक भी वैक्सीन इसके लिए प्रभावी हो सकी तो उसकी संभावना अगले साल मार्च से जून तक हो सकती है। अगला है, बिहार के शेखपुरा जिला में जो है पहाड़ की तलहटी की खुदाई में मिली 1000 साल पुरानी बौद्ध धर्म की प्रतिमा। तो याद रख लीजिएगा, ये जो है तलहटी एक जगह का नाम है जो शेखपुरा जिला में पड़ता है, और ये ब्रह्मी सदी का बताया जा रहा है, 11वीं से ब्रह्मी सदी, जो कि पाल काल का जो है मूर्ति को बताया जा रहा है, जो बौद्ध धर्म की जो है प्रतिमा मिला है। अगला है, परमाणु ऊर्जा से अंतरिक्ष तक। तो ये एक लेख है जिसके बारे में पढ़ते हैं। ये जो यार लेख छपा है देख लीजिएगा। आज से लॉकडाउन की चौथा चरण शुरू हो रहा है, जिसमें अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के प्रयास निहित है, परंतु देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा ने कुछ सवाल खड़े किए हैं, जिसका संबंध देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और गौरव से है, और उन्हें अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए उत्साह में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये सवाल देश के अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े हैं। सबसे पहले यह साफ हो जाना चाहिए कि इन दोनों वैज्ञानिक क्षेत्रों में गरीब समझे जाने वाले भारत ने अपने बलबूते पर प्रौद्योगिकी विकास करके पूरी दुनिया को चौंकाने का काम किया है। अंतरिक्ष व परमाणु विजन में भारत ने पंडित नेहरू व इंदिरा गांधी के शासनकाल में भारी जोखिम लेकर देश के बजटों में धन की व्यवस्था करके वे इंतजाम बांधे थे, जिनमें भारत अपना सर ऊंचा करके दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मना सके। पंडित नेहरू ने महान वैज्ञानिक स्वर्गीय होमियो जहांगीर भाभा को आज़ादी के मात्र 1 साल बाद यानी 1948 में परमाणु आयोग बनाकर उसका अध्यक्ष बनाया था, जब यह देश अपने भरण पोषण के लिए पर्याप्त अनाज ही पैदा नहीं कर पाता था। इसी प्रकार इंदिरा गांधी ने अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की पताका लहराने का फैसला किया। तब क्या था जब अमेरिका जैसे विकसित देश इसे सपेरों और बाजीगरों का देश कहा करता था, मगर 1974 में हमने परमाणु विस्फोट कर डाला और दुनिया को बता दिया कि भारत वैज्ञानिकों का भी देश है। इस प्रकार अंतरिक्ष विज्ञान में जब सीढ़ियां चढ़नी शुरू की गई तो इसका फल हमें इस सदी के शुरू में मिलना शुरू हुआ है। हम इस क्षेत्र में पूरी दुनिया में अकेले ऐसे देश हो गए हैं जो एक साथ 100 से भी अधिक उपग्रह छोड़ने में सक्षम हो गए हैं। यह भारत के लोगों की उपलब्धि है, और इन गरीबी लोगों को उपलब्धि थी जिन्हें पूरे 200 साल तक अंग्रेजों के आधुनिक विज्ञान टेक्नोलॉजी से महरूम रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अंतरिक्ष और परमाणु क्षेत्र हमारे ऐसे राष्ट्रीय संपत्ति है जिनका उपयोग कारोबारी गतिविधियों में मुनाफा कमाने के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाने और जन कल्याण के लिए किया जाना है। वे संपत्ति आधुनिक भारत की ऐसी धरोहर है जो आने वाली पीढ़ियों का सरमाया बनेगी। इसके वाणिज्यिक उपयोग का अधिकार हम उस कॉरपोरेट क्षेत्र को नहीं दे सकते जिसका उद्देश्य देश का विकास न होकर के अपनी कंपनी का विकास होता है। बेशक यह बाजार मूलक अर्थव्यवस्था का दौर है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि सरकार राष्ट्रीय संपत्ति से खाली होने के दौर में खींचती चली जाए। यदि ऐसा होता तो भारत की आज़ादी के बाद पूंजी मूलक उद्योग को सरकार को स्वयं क्यों लगाना पड़ता। अमेरिका राष्ट्रपति हाइजेनबर्ग ने तो प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को लिख दिया था कि स्टील जैसे उद्योग को लगाकर तुम क्या करोगे।
भारत बहुत गरीब मुल्क है, स्टील उद्योग में बहुत बड़ी पूंजी लगती है, बेहतर है तुम हमसे इसे आयात करो। इस प्रकार अंतरिक्ष विज्ञान में डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे वैज्ञानिक ने यह आधारशिला रखी कि हम आज इस प्रौद्योगिकी में अमेरिका के बराबर आकर खड़े हुए हैं। क्या हम भूल सकते हैं 2008 में अमेरिकी के साथ परमाणु समझौता करने में तत्कालीन विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी ने यह होशियारी और बुद्धिमत्ता न दिखाई होती तो क्या आगे परमाणु परीक्षण करने का अधिकार हमारे हाथ में रहता। अपने परमाणु संयंत्रों से संबंधित गोपनीय विवरण को जानकारी हम किस प्रकार किसी व्यापारी की पहुंच तक जाने दे सकते हैं। पूरा भारत जानता है कि भाजपा ने 2008 में अमेरिका से परमाणु करार का कितना ज़बरदस्त विरोध किया था। इसका कारण यही था कि भाजपा भारत के परमाणु संयंत्रों के बारे में बहुत अधिक संवेदनशील थी, परंतु यह प्रणब मुखर्जी ही थे जिन्होंने अपने बुद्धि बल से बिना परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए भारत को वैध परमाणु शक्ति का दर्जा दिलाकर इसे दुनिया का 6ठा परमाणु शक्ति संपन्न देश बना दिया। याद रखना चाहिए कि डॉक्टर मनमोहन सरकार के दौरान जब अंतरिक्ष क्षेत्र की एक निजी कंपनी ने भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत का लाभ व्यापारिक मुनाफे के लिए उठाना चाहा था तो उसे अंतरिक्ष घोटाला का नाम दे दिया गया था। भारत की एक घोषित अंतरिक्ष व परमाणु नीति है, इसमें कोई भी बदलाव संसद की मंजूरी से ही किया जाना चाहिए क्योंकि संसद इस देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। यह बेवजह नहीं था कि 2008 में अमेरिका से परमाणु करार करने की पूर्व मनमोहन सरकार ने संसद का 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाकर इसकी मंजूरी ली थी और इसके बाद श्री प्रणब मुखर्जी ने आगे निर्णायक कदम उठाया था। हम लोकतांत्रिक देश में हैं और यहाँ के चुनी हुई सरकार लोक कल्याणकारी सरकार कहलाती है और उसका राजनीतिक दल के चलाते हैं और उन्हें सिद्ध करना होता है कि उनका हर कदम राष्ट्रहित का पोषक होता है। आज का समय लॉकडाउन से लकवाग्रस्त अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने का है और इसके लिए मोदी सरकार जी जान से जुटी हुई है। मनरेगा में 40,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त धन का व्यवस्था करके सरकार ने जन कल्याण को बरितार में रखा है, मगर कुटीर व छोटे उद्योगों से लेकर रोज खाने वाले के लिए उस घाटे की भरपाई करने की जरूरत भी है जो 2 महीने तक उसे घर बैठने की वजह से उठाना पड़ा। तो ये टाइप का जो है लिखा हुआ है भारत के जो है परमाणु ऊर्जा से लेकर अंतरिक्ष तक के। अगला है जो लेख है उसमें पूंजीवाद, समाजवाद और धम्मा। तो इसमें देख लेते हैं ये लोकल से ग्लोबल तक जो प्रोफेसर सतीश कुमार जो है इसमें टिप्पणी के इसमें देखिएगा। कोरोना महामारी ने पूरी तरह से पूंजीवाद और समाजवाद विश्व व्यवस्था के राजनीतिक और आर्थिक तंत्र को हाशिए पर लेकर खड़ा कर दिया है। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड संघर्ष विकट बनता जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने चीन के साथ पूरी तरह से संबंध विच्छेद की धमकी दी है। क्या कारण है कि अपराजित पूंजीवाद चारों खाने चित हो गए। चीन का राजनीतिक ढांचा साम्यवादी है लेकिन अर्थतंत्र बखूबी पूंजीवादी बन चुकी है। ऐसे में कौन सी सोच दुनिया को बचा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आनन फानन 20 लाख करोड़ की भारत उत्थान अभियान की शुरुआत की गई है जिसमें एक विचार लोकल से ग्लोबल बनने की कही गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय सह प्रचारक प्रमुख सुनील अम्बेडकर कहते भी हैं कि धम्मा में प्राकृतिक ऑर्डर के अनुपालन के साथ ही आर्थिक व्यवस्था चलती है। धम्मा में प्राकृतिक श्रृंखला को संचालित करने की अभूतपूर्व क्षमता है। धम्मा में प्राकृतिक श्रृंखलाओं को संचालित करने की अभूतपूर्व क्षमता है। यह आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को एक ढांचे में बांधकर प्रकृति के नियमों का अनुसरण करता है। प्रश्न गंभीर यह कि क्या भारत इतने सीमित साधन में अपनी उल्टी चाल को सिद्ध कर लेगा, अर्थात हम अभी तक ग्लोबल से लोकल की भागदौड़ में शामिल थे, सब कुछ लुटाकर एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था के अंग बन गए हैं जिसमें यह तो दिखाई दे रहा था कि आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत में मध्यम वर्ग की तादाद तेजी से बढ़ रही थी। अमेरिकी पापों का जो उसने लैटिन अमेरिका से लेकर इराक और अफगानिस्तान में किया, क्या दुनिया माफ़ कर देगी। चीन की निरंकुशता जो उसने इनर मंगोलिया, सिक्यांग और तिब्बत में किया, जिस तरीके से आज भी चीन दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहता है, क्या वह बंद हो जाएगा। ये तमाम तरह के प्रश्न भारत के सामने हैं। भारत का बुनियादी ढांचा धम्मा पर आधारित है।
आधारित था, जिसमें प्राकृतिक श्रृंखला से जुटकर आर्थिक ढांचे का निर्माण करना था। गांधी ने यही सोचा था, लेकिन हुआ इसका उल्टा। पिछले 70 वर्षों में भारत ग्लोबल से लोकल की लकीर पर रेंगता रहा। हमारे देश में बनने वाली चीज़ें ग्लोबल मार्केट की प्रतिस्पर्धा में दम तोड़ती गई और हम समय की धारा से कब लोकल से ग्लोबल बन गए पता नहीं चला। कोको कोला, पेप्सी भारत के गांवों की दुकानों में बिकने लगी है। भागलपुर की रेशमी साड़ी जो माचिस की डिबिया में समा जाती थी, पश्मीना का शॉल और कानपुर का जूता समय के साथ दम तोड़ता गया। बहुत कुछ अंग्रेज़ों की मेहरबानी से खत्म हुआ तो बहुत नेहरू जी के पश्चिमी प्रेम से। लोकल को हमेशा हमेशा के लिए ताला लगा दिया। आज यह वैश्विक महामारी दुनिया के अपने अस्तित्व का बोध करा रही है। भारत के लिए भी यह एक सीख है। 1999 में इमानुएल बलस्तीन ने एक पुस्तक की रचना की थी, जिसका शीर्षक ही था दुनिया वैसा नहीं रहेगी जैसा दिखती है। उसके शीर्षक के पीछे आणविक हथियारों का भय था। ठीक एक साल पहले भारत और पाकिस्तान ने आणविक परीक्षण किया था। उनकी बात सही निकली। हाँ, कारण भले कुछ और बना। सभी इस वक्त को मानते हैं कि दुनिया अब पहले जैसी नहीं होगी, न ही आर्थिक व्यवस्था और न ही सामाजिक संबंध, और इन दोनों के साथ पूरी दुनिया की राजनीति और कूटनीति ही बदल जाएगी। प्रधानमंत्री की सोच में कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्रश्न उठता है कि बड़े औद्योगिक घराने ऐसा होने देगा? राजनीतिक और व्यापारिक घराने में एक दूसरे के बीच को लेन देन, क्या इसे सफल होने देंगे? गांधी का ग्राम स्वराज भी धर्म पर आधारित था। किसी भी चीज़ के लिए शहरों के मोहताज नहीं होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तीनों ही बातें गांव के इर्द गिर्द स्थापित होगी। इसके लिए पलायन की नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन गांधी की बातों किताबों के पन्नों तक सिमट कर रह गई। बुद्ध की तरह कोरोना का 2 टूक संदेश दुनिया समझकर उंगलीमाल डाकू से परोपकार संत में अपने आप को बदल लेगी या अंधी गलियों में भटकती दिखेगी, यह तो समय ही बताएगा। तो इस तरह जो है आज के कुछ इम्पोर्टेंट खबरें थी जो आपको जानने लायक था। इसको कवर करने की कोशिश किए। तो मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।